हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरपंटर्स, वह अंडरपंटरिया। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जेई 2027 में मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 4 आज हमें करना है, जिसमें है हमारे पास अरे रे रे होमवर्क का डिस्कशन। वैसे तो कुछ था, हाँ था। फिर हमारे पास ग्राफ प्लॉटिंग हम लोग यहां पर करेंगे और ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे अपना डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पर। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे डिफरेंशिएशन पर। देखते हैं आज कितना हम लोग डिफरेंशिएशन वाला स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाओ भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। कितने बच्चों को पता है कि भैया जेई एडवांस का पेपर हो चुका है? सारे बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सारे बच्चे ये बताइए कि कितने बच्चों ने ये देखा कि भाई जेई एडवांस का पेपर हो चुका है? जेई एडवांस, ठीक है, जो हमारा 17 मई को था वो हो चुका है। कितने बच्चों ने देखा? हाँ देखा, वेरी गुड। पता होना चाहिए। देखो अभी आप लोगों ने कुछ भी ऐसा सच मेजर तो नहीं पढ़ा है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ आएंगी, लेकिन यस आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें 2026, ठीक है, इसका पेपर आपको पता लगा होगा कि फिजिक्स, इसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। 3 घंटे का पेपर ये, 3 घंटे का पेपर ये, है ना? हाँ, तो देखा जाए तो ये जो पेपर 1 एंड पेपर 2 था, ठीक है, अब आप लोगों को मैं पिछली क्लास में यही कहना ही चाह रहा था और देखो रियलिटी संडे को आ ही गई कि हमारे जो भी पेपर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब आपका अगर देखा जाए तो सबसे टफेस्ट अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये था। ठीक है, सभी बच्चों के भाई साहब फिजिक्स का पेपर देख करके, हाँ क्या हो गया? पेपर 1 एंड पेपर 2 ठीक तो है। अच्छा, आर पहले आ गया कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इधर आ जा। हाँ, अंग्रेजी का पेपर थोड़ा ना देना हमें। हाँ यस, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो इन तीनों में सबसे टफेस्ट था। और अगर देखा जाए फिजिक्स का जो पेपर 1 था ये अगर टफ था तो ये टफेस्ट था। मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का पेपर सेट किया गया था और वही बच्चे, कट ऑफ इस बार हो सकता है नीचे गिरेगी तो कट ऑफ डाउन जाएगी। ठीक है, कट ऑफ इस बार नीचे गिरेगी बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि कई बच्चे फिजिक्स में बहुत लड़खड़ाए। अब बात यह है कि फिजिक्स का जब पेपर आप समझें कि किस तरीके से हो रहा था, इट वॉज प्योरली 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 कंसेप्चुअल। जिन बच्चों ने, देखो एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि आपकी यहां पर 3 प्रकार की तैयारी होंगी। एक होगा आपका बोर्ड्स, जो बच्चे स्कूल 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 चिल्लाते रहते हैं। फिर आपका होगा जेई मेंस, ठीक है, और फिर आपका होगा एडवांस्ड। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको अपनी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी, डेरिवेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन। कुछ बच्चे क्या होता है कि सिर्फ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं और फिजिक्स का पेपर अगर मैं बोलूं तो बोर्ड्स का भी अच्छा खासा आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हम तो सिर्फ टफेस्ट से टफेस्ट सवाल लगाएंगे तो बोर्ड्स में ही निपट जाते हैं। यहां पर आपको 75% प्लस आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी काम के बनेंगे। फिर आपका आता है जेई मेंस। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं अभी तक फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। फिजिक्स का अगर आप पेपर देखें तो ये फॉर्मूला बेस आ रहा है और कहीं ना कहीं ये इजी और मॉडरेट कैटेगरी का होता है। कभी भी आप जेईई मेंस में देखेंगे तो फिजिक्स बहुत कठिन नहीं आ रही है एज कंपेयर टू मैथ्स। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहां पर जो फॉर्मूला वाले होते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसमें अगर आप देखें तो 94 परसेंटाइल प्लस अगर आपका बनता है तब जाकर के आप वहां पर पहुंचते हैं। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि भैया इसमें इतना आना चाहिए। फिर एडवांस्ड में आपका प्योर कंसेप्चुअल है भाई, प्योर कंसेप्चुअल एंड वेरी गुड मैथमेटिक्स प्लस
वेरी गुड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे अब देख लीजिए कि भाई हमें हर फ्रंट की तैयारी करनी है, ठीक है, हमें हर फ्रंट की तैयारी करनी है। आपके जब तीनों पेपर का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो आपकी तैयारी हर फ्रंट की होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी ढीले पड़े तो मतलब आप एक ना एक एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत बुरा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि जब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बेटा, तो आपको समझना है कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं इसका है, फॉर्मूले की अगर एप्लीकेशन है तो वो कहीं ना कहीं जेईई मेंस का है, और अगर हम बिल्कुल कंसेप्चुअल और अच्छी मैथमेटिक्स में घुस रहे हैं तो रोना पीटना नहीं है, ठीक है। अगर आप रोएंगे पीटेंगे तो एग्जाम में आपको वो चीज असर दिखेगी, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये तो मेरे से गलती हुई, मेरे को अच्छी मैथमेटिक्स वाले सवाल लगाने चाहिए थे। समझ आई बात सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? ठीक है सर, परसेंटाइल क्या होता है अभी छोड़ दो, धीरे धीरे करके आप जान जाओगे। और ये पेपर देखा जाए तो 6 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का बीच में ब्रेक है, तो 8.5 घंटे हो गए। घर से आप सुबह थोड़ा जल्दी निकलते हैं तो 1-1.5 घंटा वहां मान लो, 9-9.5 घंटे आपके ये हो गए। घर पहुंचते पहुंचते 10-11 घंटे, मतलब आपका आधा दिन पूरा, मैं ये बोलूं कि 12 घंटे का कहीं ना कहीं आपको एक पूरा स्लॉट प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड रखना बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए। जो बच्चे कहते हैं एंड एंड एंड, अगर आपको 3 घंटे या 2 घंटे की क्लास में अगर आपको लग रहा है एंड, तो समझ जाइए आप इस पेपर के लिए अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। आपका पेशेंस पूरा का पूरा फुल कंसंट्रेशन वाला 12 घंटे का मिनिमम होगा, तब जाकर के आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज कई बच्चे होते हैं 3 घंटे का पेपर देते हैं, पूरे एग्जॉस्टेड होते हैं, पेपर 2 खराब हो गया, फिर पूरा का पूरा ही चौपट हो गया, 2-2.5 साल की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। तो ये पेपर आपको हर लेवल पर टेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास में कोई भी चीज बताई जाए तो प्लीज बी सीरियस, पूरे फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं, तो उसका कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपको क्लास में ही पता लगेगा। तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे? यस और नो? हाँ, इस बार रुड़की ने सेट किया था पेपर, और रुड़की जब भी सेट करता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। हाँ क्लियर सारे बच्चे? वेरी गुड, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी भी कुछ बच्चे इधर उधर की बात कर रहे हैं, चलिए भैया आपका समय, सभी का समय आता है, ठीक है। आइए भाई, जो आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत सीरियसली करना है और कोशिश करना है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए, अगले में और इंप्रूव करूंगा, हो सकता है कम हो जाए, तो डिमोटिवेट मत होना। हो सकता है पेपर में सिलेबस बढ़ेगा, नए क्वेश्चंस जुड़ेंगे, तो आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं पहली बता रहा हूं, ये 10वीं क्लास के हिसाब से मत सोचिएगा। नेगेटिव मार्किंग स्टार्टिंग से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल इस बार दिए थे, बहुत लैंग्वेज बेस्ड सवाल थे, और अगर आपने लैंग्वेज बेस्ड सवाल को डील करना नहीं सीखा है इन 2 सालों में, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत पैनिक करेंगे। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ वाले सवाल हैं, आप उसमें से डेटा निकालना, डायग्राम समझना, तो बहुत पेशेंस का खेल है बेटा। क्लियर है क्या? यस। जिनके जो भी मार्क्स आए वेरी गुड। आप प्लीज ये देखिएगा कि आपके उसमें क्या क्या कमियां रही, और जो कमियां मतलब जहां पर आपने नेगेटिव मार्क हुआ है उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, उसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है क्या? यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने वो रिवीजन लेक्चर देखा था? मैंने एक रिवीजन लेक्चर आपको दिया था चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन आपको दिया था। कितने बच्चों ने देखा है? जरा थम्स अप करना। क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को दिया था। कई बच्चों तो ना बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल उनको यही नहीं पता होता क्या आया क्या गया। हाँ कुछ होंगे इसमें, ठीक है। और देखना बेटा, अगर आप इसी तरीके से खोए रहोगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 का मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दिया था। हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 12 लेक्चर्स में जो चीज खत्म करी थी, ये 40 मिनट्स में मैंने आपको रिवाइज करना सिखाया कि 40 मिनट में कैसे एक चैप्टर को रिवाइज करा जा सकता है, मेन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, ठीक है। जरा बताइए जरा, कितने बच्चों ने क्विक रिवीजन एक बार देखा था? यस। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है।
मैंने पहले बोला था ये बैकलॉग कवर करने के लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों को फायदेमंद लगेगा जिन्होंने चैप्टर पूरा पढ़ा है। अब इतना बड़ा चैप्टर आराम आराम से जब पढ़ाया जाता है तो उसको जल्दी से रिवाइज करने का तरीका है, दैट इज क्विक रिवीजन। और अगर आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा सो दैट कि आगे सारे चैप्टर्स का जब आपकी 11th क्लास खत्म होगी, आप 12वीं क्लास में जाना चाहते होंगे तो जल्द से जल्द आप रिवाइज कर ले जाए। जब आप जेईई मेंस के लिए जाएंगे तो आपने अगर चैप्टर अभी पढ़ा हुआ है तो जेईई मेंस से पहले कम से कम टाइम में रिवाइज करने के लिए ये लेक्चर्स आपके पास फोल्डर में पड़े रहेंगे। एडवांस से पहले एडवांस के पराक्रम सीरीज के आपको सारे के सारे आपको पीडीएफ एंड वीडियोस रहेंगे, तो आपको हर फ्रंट पर जहां जहां मैं मदद कर सकता हूं मैं मदद करूंगा। तो जरा बताया जाए कि कितने बच्चों ने देखा है, ये देखिए। मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, जब ये बैच लॉन्च हुआ था मैंने कहा था कि जब आप इस बैच में आएंगे ना, जितनी आप मेहनत कर रहे होंगे, आपको लग रहा है मैं बहुत कर रहा हूं, तो उसकी 2 गुनी या 3 गुनी मेहनत करते हुए मैं मिलूंगा। ठीक है, हर चीज एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलूंगा मैं, कोई चीज आपको ओवर कमिट नहीं करूंगा, जितना हो पाएगा उतना मैं आपको करते हुए चुपचाप दे दूंगा, आपको ढंग से उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, हाँ देखो अभी कई सारे बच्चे हैं, मेरे को ये चीज बुरी लग रही है बेटा, 10वीं क्लास से बाहर आइए, लिटरली बता रहा हूं आपको, मैं बहुत तरीकों से चीजों को कराऊंगा, अभी फुल डिटेल में कराया, फिर मैं आपको क्विक रिवाइज करा रहा हूं 40 मिनट में पूरा चैप्टर। अगर जिन बच्चों ने देखा होगा कि एक एक चीज सारी की सारी मैंने वहां पर रिवाइज कराई है, अगर आप उसको 2-3 बार खुद से करोगे तो 10 या 15 मिनट में एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। यस, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक बार दिल बनाना, अगर आप दिल बनाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का भी जब मैथमेटिकल टूल्स खत्म होगा तो मैं इसका भी क्विक रिवीजन आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसका एक फोल्डर रहेगा क्विक रिवीजन का, एक एडवांस पीवाईक्यू का हमारा फोल्डर था, एक क्विक रिवीजन एडवांस पीवाईक्यू में पराक्रम नाम से असाइनमेंट आपको मैं दूंगा, आप उनको ट्राई करेंगे, उसके लिए अलग कॉपी बना करके रखेंगे, क्योंकि बाद में रिवाइज करने में आपको मदद रहेगा जब आप प्योरली फॉर एडवांस कर रहे होंगे। प्लीज उसको मिक्स मत कर दीजिएगा, एडवांस पराक्रम के लिए एक अलग से कॉपी रखिएगा जिसमें आप एडवांस के पीवाईक्यूज असाइनमेंट के फॉर्म में करेंगे। यस, वेरी गुड। चलिए भाई, तो अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आई है तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ जब ये चैप्टर सेकंड चैप्टर खत्म होगा तो 1 हफ्ते का टाइम दीजिएगा, मैं उसको आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऐसी मैं कोशिश करूंगा पूरे सिलेबस में करें, और ये डिपेंड करता है, मैंने हर बार बोला है कि आप क्या मेहनत करवाना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ही डेडिकेटेड लगेंगे तो मैं 10 गुना और मेहनत करना लग जाऊंगा, क्योंकि यार मेरा बच्चा बहुत डिमांडिंग है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, अगर आप ही लथार्जिक रहेंगे, अगर आपके बैच में आने के बाद मेरे को लगेगा यार कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्लास के बाद मैं एक बच्चे का देख रहा था, क्या लोग गौतम करके नाम था, इतने 1000 मैसेजेस डॉट 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 करके डाले थे। तो अगर मैं चैट पढ़ना चाहूंगा तो तुम सोचो, कुछ बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कितने नॉन सीरियस बच्चे हैं। ये चैट उनके बेनिफिट के लिए था कि टीचर आ रहा है, देखना चाह रहा है, लेकिन मैं आपके मैसेजेस ही नहीं रीड कर पा रहा हूं। तो वहां पर ऐसी चीज मत करिएगा बेटा, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा फनी होगा, मैं बहुत सारे मैसेजेस लिख दूंगा, टीचर इरिटेट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तेरा फुलफिलमेंट हो गया, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूं ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। धीरे धीरे तेरे को लगेगा कि यार ये सारे बच्चे ही ऐसे हैं, और उसमें तेरा भी नुकसान होगा जब टीचर कमेंट ही पढ़ना बंद कर देगा, उसको लगेगा कि क्लास के बाद तो यार ये ऐसी ही है, कोई फायदा नहीं है उसको रीड करने का। तो ये वन साइडेड होगा, बस मैं आकर के इंफॉर्मेशन दूंगा, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। तो प्लीज ऐसा मत होने दीजिएगा। ठीक है, यस, हाँ हाँ गौतम बच्चा था ना वो, हाँ मैंने देखा था। अब मेरा काम है भाई, मैं क्लास करता हूं, आप लोगों को टाइम देता हूं 2-3 घंटा एक बार। कुछ बच्चे हो सकता है स्कूल से लेट आते हो, आराम से देख लें, फिर कमेंट करें, मैं देखूं कि क्या कहां दिक्कत आई, उसको और इंप्रोवाइज करें। और ये कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में जब रहेगा तब देखना भाई इस बैच का कंटेंट कितना और बेहतर निकल करके आएगा। हर साल इंप्रूवमेंट कहां आती है, अगर देखा जाए ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले जो मैं पढ़ा रहा था उससे सिलेक्शन नहीं होता था, उससे भी सिलेक्शन होता था। अगर आप पुराना अगर कभी भी विजय दिवस का देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, लक्ष्य से सिलेक्ट होते, राइट। लेकिन जो इंप्रूवमेंट की बात होती है, हम इस साल और कुछ नया करेंगे, वो कहां से आता है, वो बच्चों से आता है। अगर आप और डेडिकेशन शो करेंगे, टीचर लगता है कि यार इतने से तो और कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, और कुछ बेहतर कंसाइज वे में बच्चे को बताया जाए, इलेबोरेटिव वे में बच्चे को बताया जाए, ये आपसे आता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो चलिए ये वाला मैं कंटिन्यू करूंगा, देखते हैं कब तक आप लोग मोटिवेटेड होकर के करते हैं। आइए सारे बच्चे, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, है ना। अब क्या ब्लॉक करें, पता है क्या है, नो डाउट मैं कॉल करता बच्चा ब्लॉक हो जाता, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी वो 10वीं में है,
ठीक है, और 10वीं में है, अभी उसको लग रहा है कि हाँ यार हम बहुत अच्छे हो गए, ठीक है, कर्मा सबका आता है ना भाई, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा बिलीव करता हूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, ठीक है। आइए भाई सारे बच्चे जरा देखना, आप लोगों ने ग्राफ क्या बनाया। सर ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमें रफ ग्राफ प्लॉट करना था, तो मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल टू mx प्लस सी, हमेशा इस फॉर्मेट में लाना, अदरवाइज आप स्लोप या इंटरसेप्ट गलत निकाल लेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मैं पहले लिखूंगा 3y इज इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 8 आ जाएगा, हाँ जी सर, और y का कोफिशिएंट पहले 1 करूंगा, नहीं तो स्लोप आपका गलत आएगा। तो सर y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 8/3 ये आया। अगर मैं देखूं तो दिस इज योर इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर स्लोप बेटा, है ना। तो स्लोप क्या ये है, पॉजिटिव। पहले वाले का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सर m की वैल्यू पॉजिटिव है और c की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सी पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं यहां कट करेगा ऊपर, हाँ जी, और स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन ऊपर की तरफ देख रही होगी। दिस विल बी योर ऑप्शन। यस, हमेशा ऐसे करना, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर x का कोफिशिएंट स्लोप होता तो स्लोप नेगेटिव आ रही है, यहां से गलत आ जाएगा। सर इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है क्योंकि तूने जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं लिखा रे, और नहीं लिखेगा तो गलत आ जाएगा, राइट। सेकंड वाले की बात करते हैं। सर सेकंड वाला क्या है, मैंने कहा ये तो y इक्वल टू mx प्लस सी से डायरेक्टली इक्वेट हो रहा है, हाँ। तो सर c तो है ही नहीं, इसको प्लस 0 कर लूं तो सेकंड वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले ग्राफ में सर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैंने कहा, और c की वैल्यू सर 0 आ रही है। तो c की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ की लाइन बना दो। दिस विल बी योर आंसर, डन, ठीक है। जरा तीसरे वाले की बात करते हैं। सर इसका कैसे करें, मैंने कहा भाई इसको पहले इधर ले जाओ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 20 आएगा, हाँ जी सर, और माइनस हटा दो तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 हमारे पास आएगा। तो थर्ड वाले का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा तो इंटरसेप्ट क्या है बेटा, जो ये कांस्टेंट है दैट इज आवर इंटरसेप्ट, ये है हमारा इंटरसेप्ट, और x का जो कोफिशिएंट है दिस इज आवर स्लोप। तो m की वैल्यू क्या है सर, पॉजिटिव है, c की वैल्यू क्या है सर, पॉजिटिव है। यस, रफ ग्राफ बनाना है तो सर हमारे पास c की वैल्यू पॉजिटिव की बात करें तो यहां कहीं होगा स्लोप पॉजिटिव, लाइन कुछ ऐसे आएगी, मैच्ड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर फोर्थ वाला ग्राफ कैसे करें, मैंने कहा भाई देखो हम इस वाले को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8x प्लस 1, है ना। इसको इधर ले जाते हैं तो 8x प्लस 1 इक्वल टू वाई है, इस तरीके से आ रहा है। तो हमारा इंटरसेप्ट क्या निकल रहा है सर, इंटरसेप्ट स्लोप ये निकल रहा है, इंटरसेप्ट हमारे पास ये बन रहा है। तो सर c पॉजिटिव है और m भी हमारे पास पॉजिटिव है, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर c पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी। सारे बच्चे वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से बना लिया होगा। चलिए भाई, अब हमें कौन कौन से ग्राफ की बात करनी है, मैं एक काम करता हूं, इसमें आपके लिए एक समरी जनरेट कर देता हूं, ठीक है। ये आखिरी में आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी तो करना, क्योंकि इससे आप रिकॉल अच्छा कर पाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। ग्राफ्स, सारे ग्राफ्स की समरी हम लोग यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा, अब मैं आपकी चैट रोक रहा हूं, अभी आप लोगों को ये नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जितने भी हमें ग्राफ काम में आएंगे उनका हम लोग बात करेंगे। तो एक था हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये आपके लिए एक समरी हो जाएगी। कई बच्चे सोचते हैं कि यार हमारे पास समरी क्या है, तो स्ट्रेट लाइन की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट लाइन आपको किस प्रकार से दिखती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा। m है हमारे पास स्लोप, और जो ये कांस्टेंट है दिस इज योर इंटरसेप्ट। कैसे पता करते हैं, स्ट्रेट लाइन है, दोनों की पावर आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, दोनों की पावर 1 1 है और ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो एक हमारे पास होता है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आखिरी के लिए बनाते चल रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये टर्म आपने सुना था, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, ठीक है।
हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर आप बात करेंगे तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ध्यान सुनना, एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। दोनों एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस और माइनस नहीं है बीच में। अगर प्लस और माइनस होता स्ट्रेट लाइन हो जाती, राइट। तो एक्स और वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन है। अब मैं आपको यहां पर पहले प्लॉट कराता हूं ग्राफ में, ठीक है। जरा यहां पर आराम आराम से देखना बेटा, नोट्स साथ साथ बनाते चलना जितना बना सको। जब एक्स वाई इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट ले लेता हूं, मान लीजिए 5, जरा देखना ये आया। जब एक्स वाई का प्रोडक्ट इज सम कांस्टेंट, जैसी अगर मैं इनके बीच में, जैसे इनके बीच में प्लस करूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ध्यान से देख रहे हो, जैसे ही मैंने प्लस करा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, माइनस करूंगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। यस, हाँ। अब ध्यान से समझना, ये कांस्टेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मैं लिखने का टाइम दूंगा आराम आराम से। अब यहां पर आपका कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है और कांस्टेंट अगर आपका नेगेटिव है तो क्या सर कुछ फर्क पड़ता है? मैंने कहा ध्यान से देखना, बिल्कुल फर्क पड़ता है। सारे बच्चे जरा देखना, एक्स और वाई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा सर? या तो ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो। सारे बच्चे जरा प्लीज बी इंटरेक्टिव और आज की क्लास मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, या तो एक केस ये या दोनों नेगेटिव। यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? देखना हमारे पास ये ग्राफ सर इन दोनों क्वाड्रेंट में क्यों बना? क्योंकि जब ये पॉजिटिव कांस्टेंट था तो दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों या तो नेगेटिव होने चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। इनका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस, कर्व ऐसा क्यों आ रहा है उस पर बात करेंगे। पहले ग्राफ पकड़ लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में क्यों बनाया। वेरी गुड। सारे बच्चे बताना, अगर मैं इसको यहां पे माइनस कर दूं, -5 करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। फिर मैं आपको यहां पर जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही माइनस करूंगा। माइनस करने से क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए था? दिमाग लगाना, ये अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। सर ये कर्व ऐसा क्यों आया, अभी उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग ये पकड़ लेते हैं कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना चाहिए। सर इन दोनों में ही क्यों बना? क्योंकि उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हमारे पास ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो दोनों नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, तो ये इसमें रहा। अब क्या होगा? वेरी गुड। सर अगर ये नेगेटिव हुआ, एक को पॉजिटिव या दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो इस क्वाड्रेंट में है या तो इस क्वाड्रेंट में है। ग्राफ अचानक से इधर आ गया, क्यों? दोबारा समझना बेटा, बहुत सिंपल है। मैथ्स तुम लेकर के बैठे हो तो प्लीज ग्राफ के साथ समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास जैसे मैं नेगेटिव कर रहा हूं, या तो एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, या तो एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर? इसमें और इसमें। इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा तो ये इन दोनों क्वाड्रेंट्स में शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब आपको यह चीज समझ आ गई कि सर अगर हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में बनता है? क्वाड्रेंट हमारे पास रहता है तब दोनों पॉजिटिव, या तो फर्स्ट एंड 3। और अगर आपका एक्स वाई इक्वल टू माइनस कांस्टेंट है तो ये कब रहेगा सर? इसके लिए क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, इसके लिए क्वाड्रेंट होगा 2 और 4। क्लियर हुई बात? यस। अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं। अब पहले ये समझते हैं कि सर ये ग्राफ वैसा क्यों आ रहा है ना, ये अजीब सा ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है? बिल्कुल आराम आराम से सोचना, मैं इसकी बात करता हूं। क्वाड्रेंट हमने ऐसे सेट कर लिए। एग्जाम्पल में जरा देखना, मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू 5 दे रखा था, तो हमें पता लग गया इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू 5/x लिख सकता हूं। हाँ जी सर,
यार देखना, इसमें डेटा अगर आप पुट करें, अगर मेरे लिए x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो 5 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होगा? 5 को तुम 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को तुम 0.1 छोटी या बड़ी, 5 को तुम 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को तुम 10 से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा, 5 को तुम 100 से डिवाइड करोगे 0.05 आ जाएगा। ये छोटा होता जा रहा है। अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर उस समय y 0 की तरफ टेंड करेगा, बहुत छोटा हो जाएगा y? मैंने कहा हाँ। और अगर x 0 की तरफ टेंड करने लगा तो x बहुत छोटा हो गया तो सर 5 डिवाइडेड बाय 0 दैट मींस y विल बी टेंडिंग टू इन्फिनाइट, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। करके देखो, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 0.1 तो सर 50, 5 डिवाइडेड बाय 0.01 सर 500। अब ये वाली वैल्यू 0 की तरफ जब जाएगी तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर y विल बी टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अब दिमाग लगाना, ये y है, ये x है, क्यों आया था वैसा ग्राफ? अब जरा सोचना, अगर मैं आपको बोलूं x इंफिनिटी किधर प्लॉट करते, सर x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंफिनिटी तो बहुत दूर होगा। मैंने कहा उस समय y क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, और जैसे जैसे x की वैल्यू 0 हो रही है, y इंफिनिटी पर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा ग्राफ आता है, इस तरीके के। ये इंफिनिटी पर मीट करेगा, ये इंफिनिटी पर मीट करेगा, और इस क्वाड्रेंट में भी ऐसा ग्राफ आता है। तो ये कुछ, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, ग्राफ आपको पकड़ में आ जाए। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो यहां पर मीट कर रहा है। मैंने कहा आ जाओ, अगर तुम देखो ये मैं इसको लेता चला जाऊंगा, लेता चला जाऊंगा, ये कभी मीट नहीं करेगा, ये इंफिनिटी पर जाकर के मीट करेगा। अब तुम्हें लगेगा कि सर डिस्टेंस कम हो रहा है, मीट कर जाएगा, ये लो, ये कभी इसको मीट नहीं करेगा। इसी को हम असिम्प्टोट कहते हैं। तुम चले जाओगे इंफिनिटी पर जाकर के, ये 0 की तरफ, x की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है, तब जाकर के y की वैल्यू 0 तक हमारे पास पहुंच रही है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? देखने में ये लगता है, हमारे पास देखने में ये लगता है, इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूं, ठीक है, देखने में ये लग रहा है कि सर ये तो मीट कर गया, ये मीट यहां नहीं कर रहा है बेटा। अगर मैं इसको जूम करूंगा, देयर इज अ गैप। क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? तो हम लोग अब इतना ज्यादा वो नहीं बनाते, देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, सर ये यहां जाकर के मीट कर गया, नहीं, वो इंफिनिटी पर ही मीट करता है। यस यस। तो ये हमारे पास ग्राफ होते हैं, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव था, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बोल दे एक्स वाई इक्वल टू -5, तो आपको यहां से क्या समझ आएगा कि सर एक तो क्वाड्रेंट ये वाला होना चाहिए, एक ऐसे बना दे और एक ऐसे बना दे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यस और नो? आप लोगों ने केमिस्ट्री में वो पढ़ लिया है, बॉयल्स लॉ? सारे बच्चे, सारे बच्चे, ये माइनस से हम लोगों ने क्वाड्रेंट सेट कर लिया बेटा, माइनस से ये दोनों क्वाड्रेंट होंगे, और हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू +5 का अगर कोई आपको ग्राफ पूछे तो क्वाड्रेंट सेट हो गए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है। क्या आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है? अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एग्जाम्पल पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में? चलो ठीक है, देखना सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमारे में भी थर्मोडायनेमिक्स आएगी। जो केमिस्ट्री में अभी आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़ाए जाएंगे, एवोगैड्रोस लॉ ये पढ़ाया जाएगा। ये केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आता है, बाद में आता है थर्मो में। क्या आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी है? यस। अब पहले बताइए, ये इक्वेशन पढ़ी है? कुछ बच्चों ने पढ़ी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि वो कहते हैं n आपका कांस्टेंट है, r आपका कांस्टेंट है, सर होता क्या भी कांस्टेंट मानो, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो मींस सेम, इसका मतलब सेम,
और थर्मल मीन्स टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर का प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यस, यहां सुनना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, लोड नहीं लेना। आज हमने बस ग्राफ देखा है, ठीक है सर, इसका यूज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में आएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर मान लो वो कह रहे हैं एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई पी टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ग्राफ पी और वी का कैसा रहेगा, तो दो चीजों का प्रोडक्ट, एक y है, ये आपका y है, ये आपका x है, दिस इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। तो आपका ग्राफ बनाने के लिए केमिस्ट्री वाले सर कुछ ऐसा बना देंगे और बोलेंगे बेटा ये बताओ कौन सा है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे हमें बोलना होगा। यहां पे डाउट क्या आएगा कुछ बच्चों को, सर इधर वाला भी तो बनाना होगा ना। यही है फिजिक्स और साइंस में, मतलब मैथ्स में अंतर आ जाता है। मैथ्स वाले टीचर को, सर को, सचिन सर को बोलोगे तो वो कहेंगे कि यार एक्स पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, हाँ ना, तो इधर और इधर रहेगा। लेकिन हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हमारे लिए वॉल्यूम है, किसी का वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है क्या, दिमाग लगाइए सारे बच्चे मुझे बताना। मैथ्स वाले सर को अगर तुम बोलोगे कि सर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो ऐसा ग्राफ बनाते, लेकिन फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट नहीं बनाया जाएगा। क्यों, अब बच्चों को डाउट रहता है सर आपने थर्ड क्वाड्रेंट वाला नहीं बनाया। अरे रीजन है भाई, क्योंकि हमारे लिए एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, किसी का वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। किसी का प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो ये हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है। मैथ्स में y और x कुछ भी हो सकता है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है, हम किसी का वॉल्यूम नेगेटिव बोलेंगे, बहुत एब्सर्ड रहेगा भाई। ये सुनो, या तो वॉल्यूम जीरो रहेगा या तो कुछ रहेगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वाड्रेंट का ग्राफ यहां नहीं बनाते, क्योंकि हमारे लिए सेंस नहीं बनाता है, नहीं तो होना तो चाहिए। यस और नो, यस और नो। अच्छा, एक जैसे ये एग्जांपल आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल याद करिए, हमने कहा था nu is equal to constant. Once experiment is done, उस समय कई बच्चों को ये ग्राफ समझ नहीं आया था। वन एक्सपेरिमेंट इज डन, मैंने कहा था हर चीज ना धीरे धीरे आ जाएगी। तो आपका nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हमारा था, क्योंकि आपने एक एक्सपेरिमेंट करा है, पेंसिल की लेंथ निकाली है, तो वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर जो भी आया वो अब आ गया। अब आप उसको मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो, किस में भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब आपसे कोई बोले एन और यू का ग्राफ बना दीजिए, सारे बच्चे अब समझिए, ये चीज हम लोगों ने अपना पढ़ा भी हुआ है, एन और यू का आप ग्राफ बना दीजिए। तो हमने उस समय ऐसा ग्राफ बनाया था, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बनाइए दिल, अगर आपको समझ आया। ये हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एन और यू का ग्राफ बनाना था। तो मैंने कहा था एन यू एक बार एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपने इसका लेंथ नाप लिया 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये फिक्स हो चुका है, 12 सेंटीमीटर था। अगर कोई बोले मिलीमीटर में बताओ तो कन्वर्ट करूंगा, लेकिन लेंथ होना चेंज हो जाएगा, वो तो रहेगा, वो तो नहीं। तो एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कोई बोले एन और यू का ग्राफ बनाइए, तो मेरे दिमाग में आया एन था वाई एक्सिस, यू था एक्स एक्सिस, और दिस इज कांस्टेंट, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर मेरे को डाउट आया, मैंने कहा क्या बेटा, सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो यहां पर भी होता है मैंने कहा हाँ। तो सर आपने ये क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा क्योंकि हमारे लिए यू क्या है, यूनिट, किसी की यूनिट नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो फिर ये क्यों बनाए, ये वाला पार्ट हम नहीं बनाएंगे। होना चाहिए दोनों साइड मैथ्स के हिसाब से, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हम अपना लॉजिक लगाएं तो यूनिट कैन नेवर बी नेगेटिव, किसी की यूनिट नेगेटिव नहीं होती, राइट। तो हमारे लिए ये ग्राफ सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में बनाया गया। यस, सारे बच्चे इसको प्लीज लिख लीजिए, एक बार लिख लें तो दिल बनाइएगा ये वाला लिख लिया तो एक बार बताइएगा सारे बच्चे। तो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कांस्टेंट नेगेटिव है तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफ हमारे पास ऐसा ही रहता है। यस, लिख लिया, वेरी गुड। इसको लिख लीजिए बेटा। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल होमवर्क दूंगा, कम से कम 24 है, 24 ग्राफ बनाने के लिए दूंगा। आप फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनके ग्राफ बनाने अभी सीख जाएंगे, ठीक है सर एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर कर दे, दिमाग लगा,
एक्स वाई इक्वल टू 0 कर दे तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वाई 0 हो गया तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा, दोनों अगर 0 हुए तो भी हमारे पास आएगा। ये कांस्टेंट नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट नॉन 0 होना चाहिए, यहां लिख लो नॉन 0, ठीक है, वेरी गुड, डन। आइए अगला ग्राफ, अब मैं आपकी चैट फिर से बंद करता हूं। अब मैं आपकी चैट, अब सेकंड डालना, फिर हम समरी बना लेंगे, ठीक है। आइए पैराबोला, ये हमें कहां जरूरत पड़ेगा सर? अभी अगला एक चैप्टर के बाद हमारे पास आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। कई बच्चों को पता होगा कि पत्थर उठा करके जब भी हम हवा में फेंकते हैं वो सीधे नहीं जाता, वो ऐसे कर्व में जाता है। अब कई बच्चे सोचते होंगे वो सेमी सर्कल होता होगा, सर्कल होता होगा, नहीं, वो पैराबोला होता है। अब देखो, ये तो आपको, क्योंकि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपके साथ ये डिस्कशन रख सकता हूं। अब हमने पत्थर को फेंका, वो ऐसे जाकर के इधर गिरा, राइट? तो कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे नहीं भाई मेरे को तो सर्कल लग रहा है, कोई बोले कि नहीं भाई ये तो इलिप्स है, कोई बोले ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ भी बोल सकते हैं, यस और नो। हमें कैसे पता लगा कि ये पैराबोला है? क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो हम उस पार्टिकल का रास्ता निकालेंगे कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, और उसके रास्ते की इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन से मैच कर जाएगी। तो बेसिकली जो आपको मैथ्स में पैराबोला पढ़ाया जाता है वो है क्या? एक पत्थर को उठा करके आप हवा में फेंक दीजिए, जो भी वो रास्ता है दैट इज योर पैराबोला, ठीक है, वही है हमारे पास पैराबोला। तो अब होता क्या है पैराबोला, पहले एक चीज को देखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मैं ले चलता हूं, या चलिए हमारे पास 4, ठीक है, हमारे पास एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। 2 कर लेता हूं इसको, थोड़ा सही रहेगा, या 10 कर लूं, थोड़ा नहीं 2 ही सही है, या एक्स स्क्वायर ही सही है, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। अब देखना, ये जो ऐसा कर्व है ना, यू शेप का कर्व है हमारे पास पैराबोला। अब ये कैसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगा कि ये इस तरीके का बनेगा? मैंने कहा जरा देखो, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी का स्क्वायर, सारे बच्चे मेरे को बताना, अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले इसको हम लोग प्लॉटिंग सीखेंगे फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। सारे बच्चे मेरे को बताना कि क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? अब सर कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स को हटा दो, हमारे नॉर्मल नंबर्स का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नहीं सोचना। किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, किसी का भी नहीं हो सकता। अब देखो इसको बनाते कैसे है। अगर एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है, मैक्सिमम, किसी की पावर मैक्सिमम 1 है और किसी की पावर मैक्सिमम 2 है, तो दिस इज योर पैराबोला, ठीक है। अब हमारे पास x पॉजिटिव हो, देखो मैं कैसे सोचता हूं, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा y पॉजिटिव आना चाहिए। y पॉजिटिव क्या होता है सर? ये पूरा का पूरा y पॉजिटिव है। आपका x यहां पर पॉजिटिव हो, y तब भी पॉजिटिव है, अगर आपका x यहां पर नेगेटिव हो, y तब भी पॉजिटिव है। मैं इस तरीके से इस ग्राफ को देखता हूं, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y कभी भी देखा जाएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कर्व शेप का ऐसे बना देंगे, यस। अच्छा सर, अगर मेरे लिए यहां पर एक नेगेटिव हो जाए तो? मैंने कहा कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। क्यों? मैंने कहा कि यार देखो, एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आया, उसके आगे माइनस लगा दिया, y विल ऑलवेज बी नेगेटिव, तो y हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो एक इन्वर्टेड पैराबोला फ्लिप कर गया। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। हाँ, सबसे पहली चीज, अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो जरा ध्यान समझना, पैराबोला का जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है? y इज इक्वल टू 4a, या सीधे में चलो आपका 4ax², कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ध्यान सुनना बेटा, पैराबोला की इक्वेशन दिखती कैसी है? कुछ ऐसे दिखती है।
y इक्वल टू 4ax का स्क्वायर। ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। सर ये 4 कहां से आ रहा है? अब वो मैथ्स में आप कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, लेटस रेक्टम एंड ऑल, फोकाई एंड ऑल, तो अभी उस पर नहीं जाते। ठीक है, हमारे पास, या मैं अगर आपको बोलूं ए हटाओ, आप ऐसे लिख लो, मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूं, के एक्स का स्क्वायर है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, के एक्स का स्क्वायर, के की वैल्यू होती है 4a। ठीक है, तो 4 इज योर लेटेस्ट रेक्टम, लेकिन चलिए अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ्स में कोनिक सेक्शन में डिटेल में आएगा। हमें बस अपना ग्राफ का ना शेप पकड़ में आना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम, एक की मैक्सिमम पावर, एक की मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है? सर एक की मैक्सिमम पावर 1 है, और दूसरे की क्या है कि मैक्सिमम पावर, इसको ऑर्डर बोलते हैं आगे चल के, लेकिन अभी हम वैसे मैथ्स वाले टर्म नहीं लेंगे, दूसरे की पावर आ रही है 2। तो दिस इज योर पैराबोला, ये हमेशा पैराबोला होगा, राइट? अब जरा देखना, अब के हमारे पास, अगर हमारे पास के पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, x आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, साथ साथ लिखते चलना बेटा, मैं कोई बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y ऑलवेज पॉजिटिव। यस और नो? हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। तो जरा देखना इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 डालोगे तो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 0, तो ये कहीं ना कहीं यहां से पास करेगा। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये कुछ ऐसा हमारे पास पैराबोला होता है। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सर अगर k नेगेटिव हो गया तो, अगर इसके आगे कुछ नेगेटिव आ गया तो नंबर, मैंने कहा अगर कुछ नेगेटिव आ गया, मैं अभी के लिए ऐसे ले लूं माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, हमें रफ ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उसका स्क्वायर क्या रहेगा? सर पॉजिटिव, आगे लगा है नेगेटिव, ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। y कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं आएगा। तो हमें ग्राफ कैसे बनाना है, जरा ध्यान से देखें। x की वैल्यू 0 डालूंगा, y की वैल्यू 0 मिलेगी। हाँ जी, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, तो नीचे की तरफ का ग्राफ होना चाहिए कुछ इस तरीके का, हमारे पास पैराबोला बनता है। दिस इज योर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे आराम से लिखिए, यस और नो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो यार यहीं से पकड़ लोगे, पहली बार पढ़ रहे हो, आराम आराम से पढ़ना। सर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, पैराबोला। ठीक है सर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज नेगेटिव, नीचे का ग्राफ, खत्म। क्लियर? यस, वेरी गुड। अच्छा, अब आपके अंदर एक डाउट आ सकता है, दोबारा सुने। देखो भाई, जो कह रहे हैं ना रिपीट, इससे लिटरली बता रहा हूं, जाकर के दूसरी जगह एक बार ट्राई करोगे ना, इक्वेशन के साथ सीधे ग्राफ बना देते हैं। इतने आराम आराम से नहीं पढ़ाया जाता है। दिस इज लोवेस्ट स्पीड। रिपीट चाहिए, दोबारा सुन लीजिए वीडियो में जाकर के। ठीक है, अब आपके अंदर एक डाउट आ सकता है, सर आपने एक बात लिखी यहां पर कि एक की मैक्सिमम पावर 1, जैसे y की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है और x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो ये पैराबोला है। क्या उल्टा भी हो सकता है? यस। अब मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। अब कोई बच्चा बोले, ठीक है सर, अगर मान लो मैं x इक्वल टू वाई का, x इक्वल टू वाई तो स्ट्रेट लाइन होगा, इनमें से अगर एक की पावर 2 कर दूं, एक की पावर 2 कर दूं, तो एक की मैक्सिमम पावर क्या है? 1, दूसरे की मैक्सिमम पावर है 2, यहीं से पकड़ में आ जाएगा ये पैराबोला है। ठीक है, एक की मैक्सिमम पावर है 1, दूसरे टाइप के हमारे पास पैराबोला और भी होते हैं, लेकिन हमें बस मेन 4 से सीखना है। अगर कोई बोले सर क्या कुछ ऐसा हो सकता है x इक्वल टू के इंटू वाई का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ बेटा, ये भी हमारे पास पैराबोला ही है। दिस इज ऑल्सो पैराबोला। सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा एक की मैक्सिमम पावर, एक की मैक्सिमम पावर कितनी है?
सर इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरे की कितनी है सर? दूसरे की मैक्सिमम पावर है 2। अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो ये होता है पैराबोला। सर अब इसको कैसे प्लॉट करें? मैंने कहा देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस, x की वैल्यू 0 डालू, y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x 0 आएगा। हाँ, तो क्या ये ओरिजिन से इस वाले पॉइंट से पास होना चाहिए? यस, होना चाहिए। सर अब ऊपर बनाऊं, नीचे बनाऊं, इधर बनाऊं, मुझे कंफ्यूजन होती है, तो भाई कैसे जुगाड़े? स्क्वायर वाले को देखो, y की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y की वैल्यू जरा तुम +2 डालो तो x क्या आएगा? 4। y की वैल्यू -2 डालो तो x क्या आएगा? 4। मतलब y की वैल्यू +2 अगर हमारे पास है, यहां पे कोई पॉइंट अगर मान लो कि y की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 2 है तो ये 4 आ रहा है, और y की वैल्यू यहां पर -2 है तब भी 4 आ रहा है। मतलब x, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस ग्राफ में जरा देखना, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो किस साइड का पैराबोला बना? इस साइड का पैराबोला बना। तो अब यहां पर अगर मान लो कि मेरा k पॉजिटिव था, मतलब इसके आगे पॉजिटिव कांस्टेंट है कोई, k आपके लिए पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर k पॉजिटिव है, कुछ भी +2 +4, अगर आप देखें यहां पर सर अगर मैं 2 कर दूंगा तो कुछ होगा क्या? देख लो, रहा उस साइड। सर 3 कर दूंगा तो होगा क्या? रहा उस साइड। सर 85 कर दूंगा तो होगा क्या? ये शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन बनेगा तो उस साइड का ही। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ये पैराबोला ही है बेटा, दिस इज योर पैराबोला। सर ये पिचक क्यों रहा है? स्लोप एनालिसिस से सीखेंगे, डिफरेंशिएशन से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी उतना लोड नहीं लेना है, हमें बस ये देखना है कि हाँ यार रहेगा तो ये पैराबोला, दिस इज योर पैराबोला, ठीक है। ये सर y की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी तो x की वैल्यू भी इंफिनिटी, हाँ, तो ये ग्राफ चलता रहता है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो रहा है, ये चलता रहेगा। x की वैल्यू इंफिनिटी और y की वैल्यू, ये पूरा वहां तक चला जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना, हमें बस रफ ग्राफ कहीं ना कहीं पकड़ना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पैराबोला। तो यहां पर अगर k पॉजिटिव है तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर आया, हाँ, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मेरे दिमाग में यह आया कि ग्राफ y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये है पैराबोला। इसकी अगर कोई इक्वेशन बोले जनरल तो y इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। यस, अब हमारे पास सर अगर k नेगेटिव हो गया तो ये कांस्टेंट आगे अगर मान लो नेगेटिव हो गया तो, मैंने कहा तुम यहां कह रहे हो कि यहां पे कुछ नेगेटिव हो, हाँ, तो मैंने कहा -1 लगा दूं अभी के लिए, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कोई नहीं, उससे पिचक जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव से क्या इंपैक्ट आएगा पहले खुद सोचते हैं, फिर देखते हैं क्या ये सही बता रहा है या नहीं। अगर मैं यहां पे माइनस और लगा दूं, किसी का स्क्वायर क्या रहेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x विल ऑलवेज बी नेगेटिव। y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x हमेशा नेगेटिव आएगा। तो पैराबोला कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आना चाहिए, माइनस लगाया इधर भाग गया, ये माइनस लगाया इधर भाग गया। भाई देखो इसमें y आपका पॉजिटिव है, इस पूरे उसमें देखें y पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ध्यान सुनना, y नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, x हमेशा आपको नेगेटिव ही मिल रहा है, x की वैल्यू कभी भी आपकी पॉजिटिव नहीं होगी। ये है हमारे पास। तो क्या हम इसको बना नहीं सकते थे? सर बिल्कुल बना सकते थे। यहां पर अगर k नेगेटिव है, x इक्वल टू -y² कह दे सर, मैंने कहा बिल्कुल कह दो। तो सर y पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, x इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसा, ये इंफिनिटी तक जाएगा भाई, यू शेप नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे पगले के जैसे करते हैं, y इक्वल टू -x², कुछ ऐसा है। k कांस्टेंट है भाई। सर k क्या है? अरे कांस्टेंट है भाई, यहां तुम कुछ भी कांस्टेंट लगा लो, मान लो -2 कर लो तो ये आ जाएगा। सर मैं -225 करना चाहता हूं, ये आ जाएगा, लेकिन रहेगा इसी डायरेक्शन में। तो आपको ऑप्शन में से देखना पड़ेगा, तो वो आपको पकड़ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास है, क्लियर।
सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो। हाँ, ये x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां पर ये लिख दिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा, और x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ऐसा आएगा। यस, हाँ वो एक्सचेंज कर दो। अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, सारे बच्चे जरा यहां पे सुनना। पैराबोला जरूरी नहीं है हमेशा ओरिजिन से पास करे, नहीं कि हमेशा ओरिजिन से पास करे। कुछ बच्चों को लगता है कि पैराबोला हमेशा ओरिजिन से पास करे, नहीं। जनरल इक्वेशन आप मैथ्स में ये सीखेंगे, y इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारे पास जनरल मैथ्स में, आपको कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने ये नहीं रखा है, ठीक है। क्या इंपैक्ट होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं पैराबोला की बात कर रहा हूं, ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन। सर ये क्या बोला? मैंने कहा अगर ए ही जीरो हो गया तो तेरे को समझ नहीं आ रही, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जरा ध्यान सुन, मैं एक इक्वेशन बना ही लेता हूं, ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन बना ही लेता हूं। x y इज इक्वल टू हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, इसको माइनस कर लूं, हाँ, और इसको प्लस कर लेता हूं, थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसको एक मिनट रुक जाओ, कुछ ज्यादा ऊपर भाग जाएगा, 6 ही रखते हैं। और इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, हाँ थोड़ा आप सही से दिखेगा, ठीक है, इसको 9 कर लूं, मैं ये चाह रहा हूं कि तुम्हें ना सही से दिख जाए। अब जरा देखना, यहां पे कुछ कांस्टेंट भी जोड़ देता हूं, जैसे आपको 3 जोड़ दिया सपोज, ठीक है, ये कुछ ऐसा कर्व आ गया। अब कोई बच्चा बोले कि सर यहां पर ना जो ये कांस्टेंट है ना, ये वाला जो कांस्टेंट है हमारे पास जीरो हो जाए। मैंने कहा अच्छा, तू ये कह रहा है कि यहां पर मैं जीरो कर दूं, तो अगर जीरो करूंगा तो ये तो हट गया, तो क्या मिल रहा है भाई? सर ये तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो पैराबोला के लिए ये ए आपका कभी भी, ये ए आपका कभी भी क्या जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ये हट जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा बेटा, तो a कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। यस, अब ध्यान से सुनना, अब a कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर a पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? ऐसा कुछ पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ का पैराबोला होगा, ऐसा पैराबोला होगा। और अगर a नेगेटिव हुआ तो भाई, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पलट जाएगा, नीचे की तरफ का पैराबोला होगा। जरा देखना, यहां पर अगर मैं इसको 1, यहां पर अगर मैं इसको या पॉजिटिव कर लिया, जरा देखना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पैराबोला क्या है? ऊपर की तरफ देख रहा है। यस, दिस इज शिफ्टेड पैराबोला। और अगर मैं यहां पर जैसे ही माइनस लगाऊंगा, ये नीचे की साइड पलट जाएगा। जैसे ही मैं यहां पर माइनस लगाऊंगा, ये नीचे की साइड में पलट गया, ठीक है। तो पहली बात हमें क्या समझना है कि किसी भी पैराबोलिक इक्वेशन की बात करें, एक की मैक्सिमम पावर, एक की मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया, समझ जाना पैराबोला है। अब कोई बोले सर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो सकता है, हाँ, कोई भी, एक की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है और एक की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ पैराबोला। क्लियर?
ये ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? अगर हमारे पास ए जीरो हो गया तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यस। दूसरी चीज, सर ए का सिग्निफिकेंस क्या है? ए अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो ऊपर की साइड का पैराबोला बनता है, ए अगर नेगेटिव होता है तो ये नीचे की साइड का हमारे पास पैराबोला बनता है। यस। ये क्या करा रहा है? ये हमारे पास शिफ्टिंग करा रहा है, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला डिसाइड करता है। क्या कहने का मतलब, अब देखना आराम आराम से। जैसे मान लो मैंने आपको ये बनाया, ठीक है, y इक्वल टू, अभी ग्राफ हटा दो, ठीक है, y इक्वल टू -2x²। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर हमारे दिमाग में आएगा x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y इज ऑलवेज नेगेटिव, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज नेगेटिव। तो x की वैल्यू 0 डाल रहा हूं, y 0, तो कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन सर अगर इसके साथ कुछ जुड़ने लग गया, कुछ भी जुड़ने लग गया, तो ये क्या होगा उससे? मैंने कहा अगर मान लो कि इसके साथ कुछ जोड़ देता, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये पहले कहां था? यहां था, अब इधर चला गया, शिफ्ट हो गया। यस। सर जरूरी हो ना कोई कांस्टेंट हो, यहां पर कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने कहा तब भी शिफ्ट हुआ है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। यहां पर सर अगर और कोई कांस्टेंट हो जाए, तो मैंने कहा कि आपका अगर ये वाला पार्ट आने लग गया तो पैराबोला कभी भी ओरिजिन से, अगर देखा जाए उसका जो टिप है, दिस इज कॉल्ड टिप या वर्टेक्स, ये कभी भी ओरिजिन पर नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं शिफ्टेड होगा। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? शिफ्टिंग करा रहा है। इनमें से कोई सा भी अगर आ गया, ये आ जाए या ये आ जाए, ये हमेशा शिफ्टिंग करा देगा। जरा ये समझना, मैं इनको हटा रहा हूं। अगर इसकी बात करें तो दिस इज अवर पैराबोला, जिसका वर्टेक्स कहां पर जा रहा है? 0,0। अब इसमें कोई कांस्टेंट आ जाए या कुछ भी आ जाए, अब हमारे पास सर इसमें मैं प्लस या -5 कर दूं, तो मैंने कहा अब ओरिजिन से पास नहीं होगा, कहीं और से पास होगा। सर यहां पर 5x हो जाए, तो ये अब ओरिजिन से, इसका जो टिप है, ये वाला जो टिप है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, कहीं और से हमारे पास हो रहा है। तो ये क्या आपको बात समझ आई कि bx + c वाला कहीं ना कहीं हमारे पास शिफ्टिंग कराने वाला है? यस और नो? यस और नो? क्लियर? हाँ। अब इसी से देखना, हमें इतनी की जरूरत नहीं है, मैथ्स में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, हमारे लिए ये हटा दिया था। तो y = ax², यही हम लोगों ने पढ़ा, y = ax² या kx² आप बोलना चाहे। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ऊपर का पैराबोला, अगर ये नेगेटिव हुआ तो नीचे का पैराबोला। अगर सर हमारे पास x = ky² है, तो अगर k पॉजिटिव हुआ तो इधर का पैराबोला, k नेगेटिव हुआ तो इधर का पैराबोला। वेरी गुड। जब समराइज करूंगा आराम से सब चीजें याद आ जाएंगी बेटा, ठीक है? वेरी गुड। बिल्कुल आराम आराम से लेकर के चल रहा हूं बेटा। फिजिक्स के जनरली मैथमेटिकल पार्ट में लिटरली बता रहा हूं, बच्चों को हल्की सी भी भनक नहीं लगती, कर क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है, ठीक है? अब आपको इसमें डाउट आएगा कि सर एक बात बताइए कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, फिजिक्स में मैथ्स अचानक से क्यों आएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सर हमने पढ़ा नहीं है तो ठीक है, अभी के लिए ऐसे मान लो कि सर कुछ बता रहे होंगे। जब आप किसी बॉल को उठा करके फेंकते हो ना, किसी बॉल को उठा करके अगर आप कहीं पर फेंकते हो तो ये ऐसे जाती है। सर ये लिखना है, हाँ लिख लीजिए, लेकिन लोड नहीं लेना, ये बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा विद सिमुलेशन, डोंट वरी अबाउट इट। जब भी आप किसी बॉल को उठा करके फेंकते हो ना बेटा, तो ये इस रास्ते पर जाती है। अब बैठे हुए तो कोई भी बोल देगा अबे सर्कल है, सेमी सर्कल है, आर्क है, ऐसा नहीं है। इसकी जो इक्वेशन आती है, अगर मान लो मैंने ओरिजिन यही मान लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ध्यान से देखना, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो इसकी जो इक्वेशन आती है, जो अभी मैं आपको लोड नहीं देना चाहता, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे मिलेगी, y = हमारे पास x tan θ
माइनस जी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये क्या है? y इज इक्वल टू 5x माइनस 3x का स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा। भूल जाओ उसको, कुछ ऐसा मिलेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि आज हल्का सा इन्वेस्ट करोगे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी आएगा आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। अरे हाँ यार, ये तो सर ने कुछ कुछ बताया था। ये हम लोग डिराइव करेंगे, हम डिराइव करेंगे। और इस साल एडवांस का पेपर नंबर 1 में इसके ऊपर सवाल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टीपल करेक्ट में इसके ऊपर सवाल था, तो अभी हमें उसी को जरा ध्यान से समझना है। तो इसकी जो रास्ते की इक्वेशन है ना, जब हम डिराइव करेंगे अपनी क्लास में, तो ये कुछ ऐसे बनती है। सर ये तो बहुत गंदा है, ठीक है, कुछ वैल्यू वाइज में कुछ ऐसा दिखेगा। अब देख करके आप लोगों को भी समझ आ जाएगा ये पैराबोला है। क्यों? क्योंकि y की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? सर y की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, और x की मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी आ रही है? सर x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 आ रही है। तो ये क्या होना चाहिए? सर ये पैराबोला होना चाहिए। हमें सिर्फ डिटेक्ट करना आना चाहिए कि भाई ये पैराबोला होगा। यस और नो? हाँ जी सर। अब मैंने कहा कि यार ये पैराबोला होगा कैसा, ऊपर की साइड का, नीचे की साइड का। तो मैंने कहा कि ये जो हमारे पास a है, सर ये तो a नेगेटिव आ रहा है, राइट? तो जरा देखना, y इक्वल टू -3x स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं पहले, ठीक है? -3x स्क्वायर का ग्राफ बनाया। क्या आया? सर बॉल ऐसे थोड़ना गई है। मैंने कहा हाँ, -3x स्क्वायर का हमने बनाया, तो ये पैराबोला आ गया। 5x क्या करेगा? सर जब भी आएगा ये शिफ्ट करा देगा, है ना? तो मैंने इसमें +5x कर दिया। जैसे ही हम इसमें +5x करेंगे, ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा। जब तुम बॉल, ये इस नीचे वाले को मत देखना, मैथ्स के हिसाब से ये है, जमीन ये थी, जब तुमने यहां से बॉल को फेंका, बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी, बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी। तो यही आपका ओरिजिन था ना, यहीं से तो आपने बॉल को फेंका था। यस और नो? यहीं से आपने बॉल को फेंका था, और ये जो रास्ता निकल के आया वो क्या निकला? पैराबोला बना। क्योंकि इसने क्या करा? सर इसने इसको शिफ्ट कर दिया, वर्टेक्स अब ओरिजिन पर ना होकर के यहां कहीं आ गया। मैंने कहा बिल्कुल। ये माइनस से क्या हुआ कि सर एक डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। यही तुम्हारी जमीन होती है, इसको ब्राउन इमेजिन कर लो, ये जमीन इमेजिन कर लो, ऊपर स्काई है, तुमने बॉल को फेंका, बॉल ऐसे जाती है। दिस इज योर पैराबोलिक पाथ। एक प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ पर चलता है, विद इक्वेशन हम इसको प्रूव करते हैं। क्या आपको समझ आई बात? यस। तो ये इक्वेशन बाद में आपको डिटेक्ट, मैं सीधे बोलूंगा बेटा ये कौन सी इक्वेशन है, जो बच्चे पढ़ के जाएंगे अभी वो कहेंगे सर ये पैराबोला है। मैंने कहा ऊपर का पैराबोला या नीचे, ऊपर की साइड होगा या नीचे? सर इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, ये डाउनवर्ड है, और ये क्या करेगा सर? कुछ शिफ्ट कर देगा, तो ये शिफ्टेड पैराबोला होगा। इसीलिए ये आपको पैराबोला, यहीं पर आपका ग्राउंड था, तो मैथ्स वालों के हिसाब से ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा? मैथ्स वालों के लिए ये ग्राफ बन रहा होगा, पूरी ग्राफ बनाएंगे। लेकिन हमारे लिए जमीन से नीचे थोड़ा ना बॉल जाएगी, तो हम कितना बनाते हैं? हम इतना बनाते हैं, तो हमारे लिए ये पैराबोलिक पाथ आ जाता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, सारे बच्चे हेडिंग डालना एलिप्स। सर हमें एलिप्स की क्या जरूरत है? ये तो मैथ्स है। ग्रेविटेशन में हमारा एक चैप्टर पड़ेगा। जब हम लोग बचपन में सोलर सिस्टम बनाते थे, तो हम कैसा सोलर सिस्टम बनाते थे? सर सन बीच में होता था। मैंने कहा हाँ बेटा, और सर उसके अराउंड अर्थ घूम रही, सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते थे, और हम बचपन में क्या बनाते थे? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सारे बनाते, सर्कुलर ऑर्बिट बनाते थे। बचपन तक बच्चों को नहीं पता होता, तो हम सर्कल ही बोलते थे। लेकिन 11वीं में आकर के अब आप पढ़ेंगे कि वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती है। कुछ बच्चों ने शायद YouTube पे शॉर्ट्स में या सिमुलेशंस में देखा होगा, सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मतलब एक सर्कल को अगर आप पिचका दो, दैट इज योर इलिप्स। सर्कल आपका हर डायरेक्शन से बराबर डिस्टेंस पर है। हाँ, अगर आपने एक इधर पिचका दो या इधर पिचका दो, किसी साइड से भी अगर आपने पिचका दिया, दैट इज योर इलिप्स। समझे? तो एक्चुअल में हमें ये बात कहां से पता लगेगा कि यार सन के अराउंड जो अर्थ घूम रहा है वो इलिप्टिकल पाथ पर चल रहा है? कैसे कोई बोल दे, कोई आकर के बोलेगा नहीं भाई इलिप्स से नहीं होता, सर्कल ही होता है।
तो मैथमेटिकली ही आप प्रूव करोगे। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच द होल यूनिवर्स इज रिटन। पूरी जितनी भी कायनात है, अगर हम उसको किसी लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। हमारे लिए अगर मैं इस पेन को छोड़ रहा हूं नीचे तो ये इफेक्ट है, लेकिन हम इसको समझे कैसे भाई? बिना मैथमेटिक्स के हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने उसको पूरे यूनिवर्स को डिकोड करने के लिए हम लोगों ने इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं दैट वैसे मैं बहुत मजाक बनाता हूं मैथमेटिक्स का, लेकिन बिना मैथमेटिक्स से कुछ होने नहीं वाला। यस, पूरा यूनिवर्स इसी में लिखा हुआ है भाई। सोचो कि हमारे पास सन के अराउंड जो ये डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाल रखी हैं, सभी की इक्वेशंस है, हर कुछ उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, किस टाइम पर कौन सी चीज कहां होगी, सब हमें पता है। यस और नो? तो क्लासिकल वर्ल्ड में, क्वांटम में जाकर के ये फेल हो जाता है, लेकिन मतलब मैथ्स फेल नहीं कर रही है, उसकी अलग मैथमेटिक्स हो जाती है, अलग फिजिक्स हो जाती है, वहां पर अनसर्टेनिटीज आ जाती है। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वहां पर बिल्कुल अलग ही कहानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम क्लासिकल वर्ल्ड में है, वहां पर हमारे पास हम हर चीज के पीछे का जब कारण ढूंढते हैं तो हम उसको प्रूव करने के लिए हमें बिना मैथमेटिक्स के हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इलिप्स हमारे पास आने वाला है। एसएचएम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक इलिप्टिकल इक्वेशन आती है, तो ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। सर इलिप्स और सर्कल, अगला है हमारे पास सर्कल। तो जरा ध्यान सुनना, हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? कुछ ऐसे दिखती है, एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, लिखना बेटा, इक्वल टू 1। ये होता है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सर ये आ कहां से रही है? मैथमेटिक्स में जब कोनिक सेक्शन पढ़ोगे सर इनको डिराइव करेंगे। सचिन सर आपको यहां पर ये इक्वेशंस आई कहां से? अभी हम उन पर नहीं जा रहे, हमें बस इक्वेशन से ग्राफ कैसा आता है बस उस पर जा रहे हैं। इन सभी चीज का आपको मैथ्स में बताया जाएगा कि हाइपरबोला की इक्वेशन कहां से बनाई, वो बताएंगे। C1P माइनस C2P अगर कांस्टेंट होता है, जैसे आप लोग दो कील ले लें, अब पता नहीं कितने बच्चों ने ढंग की चीजें देखी हैं यूट्यूब पे, इस पर से धागा बांध ले, उनके बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस कर ले और उसको मूव कराएंगे तो एक हाइपरबोलिक पाथ बनता है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आया कहां से वो सब आपको मैथमेटिक्स में आएगा, बस हमें अभी इक्वेशन को देखना है। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इलिप्स। कैसे पता लगता है? दोनों की मैक्सिमम पावर 2 होगी, दोनों की मैक्सिमम पावर क्या होगा? 2 होगा। एक्स की भी मैक्सिमम 2, वाई पैराबोला में ऐसा नहीं था, स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था, दोनों की मैक्सिमम पावर आपको क्या मिलेगी? 2। इनके बीच में प्लस होगा, इनके बीच में प्लस प्लस होगा। अगर नेगेटिव हो गया, अगर माइनस हो गया, तो ये होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइपरबोला वेव ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ती है, तब तक मैथ्स में हो जाता है, इसलिए मैं इसका लोड नहीं ले रहा, बस आपको इक्वेशन बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है इक्वल टू 1, तो ये होता है हाइपरबोला। इसको क्या कहते हैं? हाइपरबोला। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये अलग अलग है, अभी रुक जा, आराम आराम से सब बताऊंगा। इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो उस पर बाद में जाते हैं, पहले इलिप्स पर चलते। कैसे डिटेक्ट करना है? एक्स की मैक्सिमम पावर 2, वाई की मैक्सिमम पावर 2, उनके बीच में प्लस। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिख रही है तो ये है इलिप्स। होता कुछ नहीं है, सर्कल को पिचका दोगे तो वो हमारा इलिप्स होगा। जरा देखना, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल दूं, अगर एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी आएगी। जब एक्स 0 होगा, ध्यान सुनना, जब एक्स 0 होगा तो वाई में प्लस बी और माइनस बी पर ग्राफ कटना चाहिए। यस, और सर अगर इसी इक्वेशन में लिखते चलना बेटा, अभी सब कुछ आराम आराम से हो जाएगा। y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए आ जाएगी। मतलब अगर y 0 हो रहा है तो x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए, कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर हम इससे ग्राफ बनाए ना बेटा, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा अंडाकार ओवल शेप, दिस इज योर इलिप्स।
दिस इज योर इलिप्स। क्लियर? अब आपके मन में क्या डाउट आ सकता है, सर मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास कैसे पकड़ना है? पहली बात, दोनों की पावर 2, बीच में प्लस, यहां पर 1, ठीक है? तो हमारे पास इलिप्स होती है। सर अगर यहां पे माइनस हो गया तो हाइपरबोला होता है, उस पर अभी हम आएंगे। सर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस b, और y की वैल्यू 0 डालूंगा x की वैल्यू प्लस माइनस a। मतलब जब x 0 हो रहा है तो y की वैल्यू प्लस b और माइनस b पर होगा ये ग्राफ, ठीक है? ये वाला पॉइंट है आपका प्लस b और ये वाला पॉइंट है आपका माइनस b। हाँ जी सर। और जब y 0 होगा तो ये प्लस माइनस a आ रहा है, तो प्लस a एंड माइनस a दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर यहां से सर a b से बड़ा हुआ तो इलिप्स कैसा होगा? कुछ ऐसा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा। और अगर सर b a से बड़ा हुआ तो, मैंने कहा अगर b a से बड़ा हुआ तो इलिप्स कुछ ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा? एक को कहते हैं प्रोलेट, एक को कहते हैं ऑब्लेट, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये हो जाएगा। अब मैं आपको पहले ग्राफ से दिखाता हूं, फिर मैं लिखने के लिए आपको, अगर आपने कुछ लिख लिया तो रुक जाइए, पहले ग्राफ से सीखते हैं, ठीक है? और फिर आपको मैं रिवाइज कराऊंगा, तब तक आप लिखते भी चलना, ठीक है? एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मान लेता हूं मैं 4, ठीक है? प्लस प्लस, अरे इसमें आगे कैसे जाए यार, आगे इससे जा सकते हैं, हाँ, प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखना, ये जो शेप आई है, दिस इज योर इलिप्स। ध्यान सुनना, ये मैंने 4 लिखा है, यहां पर क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर, और यहां पर 9 है। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं, मैंने इक्वेशन लिया x की स्क्वायर बाय 4, y का स्क्वायर बाय 9। बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, इवन मैंने भी करी है। a की वैल्यू यहां से अगर आप देखें तो a की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती थी बेटा? इक्वेशन होती थी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, राइट? a की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है और b की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है बेटा। a छोटा है b से, तो ये आपका इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। यहां होगा 2,0, यहां होगा -2,0, यहां होगा 0,-3 और यहां होगा 0,+3। मैंने क्या कर दिया था अपने टाइम पर? इलिप्स ऐसा बनेगा। और ऑप्शन, ये एग्जाम वाले ना ऑप्शन भी दे देते हैं। मेरे दिमाग में आया कि ये 4, ये -4, ये -9, ये 9, मेरे दिमाग में आया। और जनरली बच्चे यही गलती करते हैं। यहां पर स्क्वायर था बेटा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको जनरली दिख जाएगा। प्लीज ऐसा मार्क मत करना बेटा, ठीक है? आप चेक कर लेना, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू +-3 हमारे पास आएगी, तो y की वैल्यू +-3 आई। और x स्क्वायर बाय 4 है हमारे पास, जैसे इसको 0 डालोगे तो ये मिल जाएगा। अब ये हमारे पास होता है इलिप्स। हमने ऐसा इलिप्स बनाया, अगर आप यहां पर देखें कुछ इसी प्रकार का इलिप्स मिल रहा है। ये कौन सा पॉइंट आ रहा है सर? दिस पॉइंट is 2,0, this is -2,0, this point is 0,3 and this point is 0,-3, right? yes, अब जरा देखना सर, अगर आप इसको और बढ़ा दे तो, मैंने कहा हाँ यार 16 कर दूं। अब और आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये b बड़ा है, b की वैल्यू 4 आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है, b बड़ा है, तो आपने देखा कैसा इलिप्स आ रहा है, कैसा इलिप्स आ रहा है। हाँ, अब जरा देखना सर, व्हाट इफ मैं इसको बड़ा कर दूं तो? मैंने कहा जैसी तुम्हारी वैल्यू ये वाली बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू जैसी ही बड़ी होगी तो ये इलिप्स ऐसे पिचक जाएगा। जरा देखना, मान लो मैं यहां पर इसको कर देता हूं 4 और इसको कर देता हूं, ठीक है, इसको कर देता हूं 64। अब मेरा a की वैल्यू आई है 8, यहां पर ये पॉइंट क्या है 8,0, ये पॉइंट आ रहा है -8,0, और y की नीचे है b स्क्वायर, तो ये आई है +2 एंड -2, +2 एंड -2। कितने बच्चों को ये कहानी समझ आ गई?
तो इलिप्स की इक्वेशन को ध्यान से अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा हमारे पास निकलता है। इसी में अगर मैं आपको एग्जांपल एक और दे दूं, ठीक है, तो ऐसा इलिप्स कैसे सर, कौन सा इलिप्स बनेगा, मेरे को तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 मैंने लिया था अभी इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आएगी +-8, बी की वैल्यू आएगी बेटा +-2। अगर आपसे कोई इलिप्स बनाने के लिए बोलेगा ए की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा इलिप्स बनेगा। यस, ऐसा हमारे पास इलिप्स बनेगा। आराम से लिख लीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे आराम से लिख लीजिए। कोई मेरे को बता सकता है इलिप्स में ऐसा क्या चीज चेंज करूं कि सर्कल बन जाए इक्वेशन? फिर हाइपरबोला पर आएंगे, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन में ऐसा क्या चीज चेंज करूं कि सर्कल बन जाए? सोचिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है। हाँ, अब आप सोचो ना भाई, दिमाग लगाओ। अब आपके सामने सारी सिमुलेशंस भी चल रही हैं, ग्राफ आपके सामने निकल के आ रहा है। मेरे को ऐसा इस इक्वेशन में क्या करना चाहिए कि सर्कल बन जाए? वेरी गुड, लव यू बेटा, वेरी गुड। तो सर्कल की इक्वेशन पर पहले पहुंचते हैं। सारे बच्चे लिख लिया है तो एक बात हम जब करें। वेरी गुड। अगर ए और बी बराबर हो गए सर तो दोनों एक्सिस बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ। और अगर सर दोनों एक्सिस बराबर हो गए तो वो तो सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल। अगर आप यहां पर देखें, मैं इसको भी 4 कर दूं तो ये हमारे पास सर्कल बन गया बेटा, बिल्कुल बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सर ए और बी बराबर हो गए। मैंने कहा हाँ। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज अवर सर्कल इक्वेशन। तो इसका रेडियस कितना आ रहा है बेटा? हमारे पास 2 आ रहा है। तो याद रखना, जब आप ले जाओगे तो ए की वैल्यू दैट इज 2, रेडियस हमारे पास 2 आता है, तो ये हमारे पास अचानक से सर्कल बन जाएगा। लिख लिया है? वेरी गुड। आइए, तो एग्जाम्पल लिख लिया है, वैसे तो ये आसानी है। यस, सर्कल की इक्वेशन पर पहले आते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए का व्हेन इन इलिप्स, अगर मैं सीधे बात करूं, इन इलिप्स अगर हमारे पास ए और बी इक्वल हो जाए, वी गेट सर्कल, वी गेट सर्कल। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू रेडियस, ठीक है, आर, तो वी गेट सर्कल। तो उसका एक पर्टिकुलर केस ही है बेटा, एक्स स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगर आपको ऐसा दिख जाए, समझ जाना ये हमारे पास है सर्कल, ये हमारे पास है सर्कल, वेयर आर इज द रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस। एग्जाम्पल में अगर आपसे मैं पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो रेट कौन से किसका होगा सर? ये सर्कल का होगा। मैंने कहा हाँ। रेडियस कितना है? बच्चे जनरली 9 बोल देते हैं, अबे रेडियस है 3, रेडियस है 3। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो रेडियस आएगा हमारे पास 3। यस और नो? यस और नो? तो यहां पर आप एक सर्कल बना लीजिए। ये हमारे पास अब शिफ्टेड सर्कल्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग उतना लोड नहीं लेंगे, हमारा काम इससे चल जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा। शिफ्ट जरूरी थोड़ा ना सर्कल ओरिजिन से पास करे, तो शिफ्टेड सर्कल्स भी होते हैं। ठीक है, यहां पर एक्स में कुछ और चीजें डालेंगे तो शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास जैसे मान लीजिए 9 है, तो रेडियस आ गया है 3, तो आपका ये रेडियस होगा 3 सर्कल। क्लियर? हाँ यार सर, +-3, अबे रेडियस हर डायरेक्शन में होता है। अगर कोई यहां पर बोले यार ये रेडियस पॉजिटिव है, तो क्या इसको नेगेटिव ले लो भाई, क्या जा रहा है? ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, कुछ भी ले लो, क्या जा रहा है? वैल्यू आपकी जो रहेगी रेडियस की वो 3 रहेगी। यस, जिनके लिए बहुत हैवी हो गया बेटा, प्लीज यहां से अब कटना स्टार्ट करो। ठीक है, बिल्कुल शूटम शूटर निकल लो। एरिया ऑफ दी सर्कल कितना होता था? पाई आर का स्क्वायर। अब इक्वेशन दे दे, बोले एरिया बता दो, पाई आर का स्क्वायर। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर।
ये आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब वापस एक बार इलिप्स में एक दो पॉइंट जोड़ लेना। ये टर्म आपको कहां मिलेंगे जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये टर्म आपको मिलते हैं ग्रेविटेशन में। वन इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस कई बार पूछ लेते हैं, इक्वेशन दी ये बोला विच इज योर मेजर एक्सिस, और बच्चे कहते हैं यार ये क्या है। अरे भाई ये इलिप्स की इक्वेशन है, हाँ या ना। पहले ये सोचो, y वाला ज्यादा होगा x वाला छोटा होगा, तो मेजर कौन सा है भाई, बड़ा कौन है इनमें से दो एक्सिस में बड़ा कौन सा है सर, दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड दिस इज, ये छोटी वाली एक्सिस को हम माइनर एक्सिस कहेंगे। इक्वेशन देख करके ही आप लोग बता दोगे यार, इसमें तो कोई खतरनाक बात होती ही नहीं है। कोई बोले इसमें माइनर एक्सिस कौन सी है, छोटी वाली एक्सिस माइनर है, तो सर एक्स एक्सिस माइनर है। इक्वेशन अगर देखूं तो x के नीचे बड़ा है, तो ये इस तरीके का इलिप्स बनेगा। इसमें कोई बोले कि भाई मेजर एक्सिस क्या है, तो कॉमन सेंस लगाना, सर मेजर एक्सिस बड़ी वाली एक्सिस है, तो यहां पर 8,0 है, यहां पर -8,0 है। हाँ जी सर, यहां पे 0,2 है, यहां पर 0,-2 है, तो ये वाला लेंथ, दिस इज योर मेजर एक्सिस x। माइनर एक्सिस कितनी है, कौन सी है सर, छोटी वाली एक्सिस। मैंने कहा कौन सी है बेटा, सर ये रही। यस, कौन सी होगी इस बार, y होगी। क्लियर, दिस इज योर y। तो ये टर्म भी कई बार पूछ लिए जाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि ये आपके ग्रेविटेशन में आएगा, तो कोई खतरनाक बात नहीं है ना। जो बड़ी वाली एक्सिस है दैट इज मेजर, जो छोटी वाली एक्सिस होगी इक्वेशन देख करके आपको पता लग जाएगा, दैट इज योर माइनर। ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं एक बार हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला पर आते हैं। ठीक है, इसको यहीं निपटा लेते हैं। ऑल्दो इसका यूज नहीं है इसलिए ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं होती। हाइपरबोला, ठीक है, अगर आप इस हाइपरबोला की इक्वेशन की जरूरत नहीं होती इसलिए ज्यादा मैं इसको पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं। ये होती है इक्वेशन जनरल, अगर हम लोग बात करें तो दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, बीच में है नेगेटिव, बीच में है माइनस। इलिप्स में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। ठीक है, अब जरा देखना माइनस रखते ही क्या हो जाता है। सर ये था हमारे पास, इसको आप मान लो जैसे अभी हम लोगों ने 4 ले लिया, इसको हम लोगों ने 9 ले लिया, तो ये इलिप्स आया। बस माइनस करते ही ये ग्राफ ही अलग हो जाता है। ठीक है, जरा देखना, अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। क्या हो गया सर, मैंने कहा तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, y अगर जीरो कर दूं, x की वैल्यू आ जाएगी +2n -2। हाँ जी सर, लेकिन अगर मैं x जीरो कर रहा हूं तो y का स्क्वायर इज -9, रियल रूट नहीं आ रही है ना। तो ये ग्राफ कभी भी y को कट ही नहीं करता। दोबारा बोल रहा हूं भाई, तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे साथ इतनी चीजें बात कर सकता हूं। मैंने कहा अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूं तो x की वैल्यू +2n -2 आ रही है। ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, ये वाला पॉइंट विच इज द वर्टेक्स दैट इज 2,0 एंड -2,0, लेकिन सर ये इधर क्यों नहीं कट कर रहा है, क्योंकि तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y स्क्वायर इज -9, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, रियल वर्ल्ड में अगर बात करूं नहीं हो सकता सर। तो ये वाला ग्राफ कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करता। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएं तो हमारे पास क्या रहता है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, बस इतना बना लीजिएगा, ये है आपका a,0, ये है आपका -a,0। दीज आर दी 2 वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला ही है। यस, अब सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसमें क्या अंतर है। अब आपको देखो धीरे धीरे मैथ्स में चीजें आती हैं, असिम्प्टोट्स की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से आप चीजें सीखेंगे, ये बाद में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे बात कर लेते हैं।
असिम्प्टोट्स कुछ नाम की चीज होती है जो आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसी का एक फॉर्मेट है। कुछ समझ आया? ऐसे ही तो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास। ठीक है, कुछ ऐसे ही था, कुछ रोटेटेड शिफ्टेड कुछ इस प्रकार से होता है। अभी आपको उतना ज्यादा नहीं समझना है। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास, ये था हमारे पास हाइपरबोला। ठीक है, इसमें असिम्प्टोट्स हम लोग बनाते हैं। अब असिम्प्टोट्स क्या होता है अभी छोड़ दो। ठीक है, कुछ ऐसा आया, फिर हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया, ये लाल वाली लाइनें हम लोगों ने हटा दी, यही तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट है, अभी हमें उसका लोड नहीं लेना है। ठीक है, हमारे को बस ये होता है हाइपरबोला। तो ऐसा नहीं है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है दैट इज ऑल्सो हाइपरबोला, लेकिन वो थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म का है हमारे पास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन दिस इन आवर फिजिक्स। ठीक है भाई, ये वाला जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाया था ना भाई, ये वाला, अगर मान लो कोई बच्चे को क्या बताए, ये वाली लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती। ठीक है, और मैं आपको एक्सिस ऐसे दे देता, ये रही एक्सिस और ये रही एक्सिस, तो क्या ये आपका हाइपरबोला नहीं दिखाई दे रहा है? ये कभी भी, ये वाला ग्राफ कभी भी इस एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वो है तो हाइपरबोला ही, लेकिन वो थोड़ा सा अलग फॉर्म का है। यस, वेरी गुड। तो आपको लोड उसका हाइपरबोला का ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बहुत प्रकार के ग्राफ सिखाए जाएंगे, लेकिन हमें किन किन ग्राफ्स के ऊपर ध्यान रखना है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, पहले एक एक करके ले लेते हैं। ए, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, एंड बी y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। लिखते चलना बेटा, अब दिमाग लगाना। साइन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास रेडियंस में होगी, ये बात तो क्लियर है ना। अगर मैं पहले एक्स की बात करूं तो एक्स, या हमारे पास ये एंगल है भाई, तो एक्स रेडियन एंगल है, 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं। जरा याद रखना, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास π/2 होगी तो साइन 90 दैट इज 1। एक्स की वैल्यू पाई साइन 180 दैट इज 0। आप चेक करेंगे, याद है ना साइन 180 कैसे निकालना, 90 इंटू 2 प्लस 0 करके। अब कोई बच्चा बोले सर ये समझ नहीं आया, तो कलम चलाना भाई। हमारे पास y इक्वल टू साइन ऑफ 180, पाई क्या होता है 180, यस, तो साइन ऑफ 90 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकता हूं। हाँ सर, ये इवन है तो क्या आएगा सर, साइन 0 आएगा। साइन 0 क्या होता है 0, वही चीज हम लोग लिख रहे हैं बस। x की वैल्यू आपकी 3π/2 270 आएगी तो y की वैल्यू -1 आएगी, और x की वैल्यू 2π आएगी तो y की वैल्यू 0। हमने ये सारा डेटा पता है। ठीक है, इसका ग्राफ याद रखना, साइन एक्स हमेशा हमेशा +1 और, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। इसकी जो रेंज होती है दैट इज ऑलवेज बिटवीन +1 एंड -1। कैसे बनाते हैं ग्राफ, ध्यान से सुनना। साइन एक्स का, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो साइन की वैल्यू 0। हाँ जी सर, और ये ग्राफ कभी भी आपका +1 और -1 के बीच में ही रहेगा। यस और नो? अगर मैं इसको कह रहा हूं +1, इसको कह रहा हूं +1, इसको कह रहा हूं -1, तो ये ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, हमेशा +1 और -1 के, क्योंकि ये इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 रख करके ऐसे एक लहर मारते हुए ग्राफ बना दीजिए, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है। दिस इज योर साइन एक्स का ग्राफ। दोबारा बोल रहा हूं, कोई अगर आपको बोले साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए, तो आपके दिमाग में होगा साइन, इससे सोचना एक्स की वैल्यू 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ हमेशा लहर के जैसे होते हैं, वेव के जैसे होते हैं, ये याद रख सकते हैं। ठीक है,
फिर कैसे बनाएंगे, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में होती है। यस, तो अगर ये +1 और -1 है तो इससे ग्राफ ऊपर जाएगा ही नहीं, तो आपने लहर बना दिया। कोई बोले सर ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा आपका x की वैल्यू 0, ये होगा x की वैल्यू π/2, ये होगा x की वैल्यू पाई, ये होगा x की वैल्यू 3π/2 और x की वैल्यू 2π एंड सो ऑन। अगर आप ये पॉइंट्स अभी नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 2π, दैट मीन साइन 360 इज अगेन 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से ग्राफ चलता है। ठीक है। अब सर कॉसेक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉसेक्स का ग्राफ कैसा होता है, मैंने कहा x की वैल्यू 0 पर सोचिए बस। सर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू, सर cos 0 इज 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी, +1। और cos x की भी जो रेंज होती है ये भी +1 और -1 के बीच में होती है, ये भी कभी इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो cos x का ग्राफ मानना है तो आपने +1 ले लिया, मान लो 3 डब्बा है तो 3 डब्बे लेकर के -1 ले लिया। दिस इज योर +1, दिस इज योर -1। कैसे ग्राफ बनाना है, साइन एक्स की वैल्यू 0 पर साइन एक्स का यहां से स्टार्ट होता है और x की वैल्यू 0 पर cos x 1 से स्टार्ट होता है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करना, फिर से लहर मारते हुए आप ऐसे बना देंगे तो ये cos x का ग्राफ होगा। अब आपको चाहिए सर कौन से वैल्यू पर क्या है, तो x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 90 पर, y cos 90 कितना होता है 0, x की वैल्यू पाई पर, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3π/2 पर, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 2π पर विच इज अगेन 0, y की वैल्यू इज +1। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 डालोगे, cos x की वैल्यू +1, x cos 90 π/2 डालोगे तो cos की वैल्यू 0, cos हमारे पास x की वैल्यू पाई, cos पाई इज -1, cos of 3π/2 is again 0, cos of 2π which is 360, 360 को 0 डिग्री बोल सकते हैं, अगेन +1। तो ये होते हैं हमारे पास cos और sin के ग्राफ। कैसे याद करना है जरा ध्यान से सुनना। साइन 0 पर कितना होता है 0, तो इनिशियल पॉइंट पे फोकस करना। दोनों के ग्राफ लहर वाले ग्राफ हैं, लहर के जैसे निकलेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो साइन 0 होगा, cos 1 होगा। तो ये स्टार्टिंग यहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग यहां से होती है, फिर आपने लहर बना दिया, इसमें भी लहर बना दो। हमेशा +1 और -1 के अंदर ही रहते हैं ये ग्राफ। यस, अगर मैं इसको आपको सिमुलेशन वाइज दिखाऊं, यहां पर हमारे पास क्या साइन का है, फंक्शंस हैं। यस, तो आइए अब मैं यहां पर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स का हमारे पास ग्राफ बना देता हूं। अच्छा इतना छोटा बन गया, लेकिन चलिए, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बना दूं तो ये हमारे पास यहां पर ऐसा ग्राफ बन रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू π/2 कितना होगा, पाई होता है हमारे पास, अगर हम लोग, लेकिन आपका फिर उसमें आएगा ना, तो इन्होंने उसमें ही निकाल दिया, आई थिंक वैल्यूज में ही निकाल दिया, हमारा रेडियंस में रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, π/2 इसमें ही निकाल दिया है, डेसिमल में नहीं निकाला। ठीक है, तो π/2 पर ये हमारे पास 1 है, साइन पाई पर ये 0 है, साइन 3π/2 पर ये -1 है, साइन 2π पर ये हमारे पास अगेन 0 है। सर अगर मैं यहां पर कॉस कर दूं तो, मैंने कहा देख लो भैया, कॉस का हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये 1 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है, फिर 0 होता है, फिर -1 होता है, फिर हमारे पास 0 होता है, फिर अगेन 1 होता है। यस, हाँ, तो कॉस का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम लोग कॉस, ठीक है, एक मिनट अपना, अगर हम लोग साइन वाई, साइन
4x प्लस, और कोई वो नहीं है ना वेरिएबल यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो और वेरिएबल होते तो मैं और भी कुछ सिखाता, लेकिन चलिए ये हमारे पास ग्राफ है। y इक्वल टू 10x का भी हम लोग बना देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 10 ऑफ x का अगर आप ग्राफ देखेंगे हमारे पास, ठीक है, y इक्वल टू 10x का ग्राफ आप लोगों ने अगर देखा हो तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अरे भाई 10 की वैल्यू ये बनाकर ही चले जाओ, अगली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। y इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसा होता है सर, मैंने कहा यार एक बात बताओ, x की वैल्यू 0 डालूंगा y की वैल्यू 0 मिलेगी, हाँ जी। x की वैल्यू π/2 डालूंगा तो y की वैल्यू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी की तरफ भागेगा, और x की वैल्यू -π/2 पर y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। तो ये ग्राफ पता है कुछ ऐसा आता है, ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता है, अभी बना करके जाओ, अगली क्लास में बात करेंगे। कुछ ऐसा ग्राफ आता है, π/2 पर प्लस π/2 पर ये इंफिनिटी की तरफ भागता है, x की वैल्यू 0 पर ये 0 होता है, और ये -π/2 पर माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता है। ये बस इतना बना लो, ठीक है। फिर जैसे ही आप इससे और आगे जाएंगे, फिर से ये ग्राफ कुछ ऐसा, फिर से ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये मैथ्स वाले ज्यादा वो उनको जरूरत होगी, हमारा काम इतने से चल जाएगा। यस सर, एंगल नेगेटिव, अरे रे 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 रे, जब हम लोग एंगल नापते हैं बेटा, ओहो कैसे बेटा 10वीं पास करी है तुमने, जब हम लोग ऊपर की साइड एंगल नापते हैं तो 60 डिग्री, ये पॉजिटिव सेंस में नापा। अगर हम लोग कभी एंगल यहां नापते हैं तो दिस इज -60 डिग्री। नीचे क्लॉकवाइज सेंस का, क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास एंगल नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ये स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया ऊपर की साइड में एंगल नापती है। यस अगर कोई बोलेगा 60 डिग्री बनाओ पॉजिटिव में, तो तू हमेशा ऐसे ही बनाता है। कोई बोले -60, तो तेरे दिमाग में चलेगा यार उल्टी डायरेक्शन का कह रहा होगा, तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव आता है तो आंसर नेगेटिव होगा। तो जब मैं यहां पे कह रहा हूं कि 10 के अंदर नेगेटिव एंगल है तो वैल्यूज नेगेटिव जाती है। तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुमने मैथ्स उठाई है, तुमने मैथ्स उठाई है भाई, ये तो भैया। हाँ मैं आपको कुछ ग्राफ बनाने के लिए दे रहा हूं, जरा आप लोग बना करके आइएगा, एक रफ ग्राफ बना करके आइएगा, क्योंकि अभी पूरा ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, तो मैं उसको समरी कल ही दूंगा, एक ही साथ दूंगा, ठीक है। तो ये जरा इनके ना काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर है, वी एसर है, तो जरा देखना स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक्सपोनेंशियल वाला बस हटा देता हूं, ये वाला मत करना अभी, ये वाला मत करना अभी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। ये वाला मत करना भी, साइन स्क्वायर का नहीं सिखाया आपको। हाँ ये कुछ ग्राफ प्लॉट करने की जरा कोशिश करिएगा, ठीक है सारे बच्चे। कुछ ग्राफ्स जो मैंने आपको सिखाए हैं उनको प्लॉट करने की कोशिश करिएगा। अरे रे रे ये कहां से आ गया, अच्छा डिफरेंशिएशन भी लाया था मैं, ओहो हो, नहीं अभी कहां डिफरेंशिएशन तुम सीखोगे। अरे दादा रे दादा, मैं तुम्हारे को कितना काबिल मानता हूं, देखना जरा, इतना ले आया था कि आज तो भाई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा, मैं इतना तो पढ़ा ही दूंगा। हाँ यस ठीक है। हाँ अगला हमारा और भी मस्त आएगा डिफरेंशिएशन, उसको भी मैं सिमुलेशन से समझाऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली कैसे पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, इसमें ये रूल होते हैं, अबे क्यों कर रहे हैं ये कभी बच्चे को फील नहीं आता, तो उसका हम बहुत आराम से समझेंगे। और फिर डिफरेंशिएशन के रूल्स जो फॉर्मूले कहां से आए वो मैथ्स वाले बात करेंगे, हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं, हमारे लिए क्या पर्पस रखता है, वो सारी के सारी डिस्कशन कल की क्लास में होंगी, ठीक है। वेरी गुड, प्लीज आप सभी लोग एक बार रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल साइन स्क्वायर वाले छोड़ देना, बाकी जरा एक बार ट्राई करना, जरा देखते कितने बच्चे सही रफ ग्राफ चाहिए होता है। कोई ये नहीं कि सर एग्जैक्ट डेटा के साथ में, ना ना ना, ऐसा ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर का पैराबोला, नीचे का पैराबोला, राइट साइड का पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, क्या होगा ये बताना है। यस वेरी गुड।
तो जो इसकी समरी है ना बेटा, कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला ये वाला बात कर लेंगे, एक बार tan का दोबारा बताऊंगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का बचा हुआ है वो बता दूंगा, फिर मैं आपको समरी दे दूंगा, ठीक है। ये यहां पर एक समरी था ना, इसको हम लोग कल की क्लास में एक साथ ही समराइज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर सारे बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, कि कैसे कैसे वेरिएशंस हो रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। और जो बच्चे मैथ्स अच्छे, अच्छा आप लोगों ने कितने, पता नहीं कितने बच्चे यार सही से टाइम यूटिलाइज करते हैं, कितने बच्चों ने मेरे को तो वो याद नहीं है कौन सा चैनल है क्या है, लेकिन यही डेस्मोस को यूज करके किसी ने देखे हैं कि वो एनिमेटेड चीजें बनाते हैं शॉर्ट्स में। मेरे को एक बार किसी का रिकमेंडेशन आया था, मतलब अपना एल्गोरिथम ही होगा वैसा, क्योंकि हम पढ़ने वाले चीजें हमारे पास आती हैं। तो डेस्मोस में वो इक्वेशंस के साथ खेलते हैं, और इक्वेशन के साथ खेलते हैं टाइम का पैरामीटर वेरिएबल करके, फिर वो लहर बनाते हुए। कुछ बच्चों ने देखा है क्या कि झंडा लहराते हुए वाला, ऐसा नहीं देखा? चलिए, कभी ना कभी आपको टकराएगा। अब मेरे को नाम याद नहीं है, मेरे पास सामने आया था। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने कॉलेज में करते थे, ठीक है। हाँ, तो आप वो बहुत अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको समझ आएगा कि जो ये मैथ्स में आपको इक्वेशन बताई जा रही है, उसमें कहीं पर प्लस करने से, कहीं पर माइनस करने से, किसी का स्क्वायर करने से, किसी में टाइम डालने से, टाइम का वेरिएबल रन करने से, हमारी रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जो चीज आप झंडे को लहराते हुए देखते हो, वो झंडे में सारी इक्वेशंस चल रही है, ठीक है। कब उसका 2D प्रोजेक्शन, कब उसका 3D प्रोजेक्शन, जब आप उसको देखोगे तो देन यू विल फील कि ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, उसको समझने के हमारे पास एक मैथमेटिक्स ही जुगाड़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। यस, वेरी गुड, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। तो देखिए यार, साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो साइंस में थोड़ी सी रुचि रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको सिर्फ उस तरीके से नहीं देख रहे कि भाई एक एग्जाम है और वो है, अगर आप उस तरीके से नहीं देख रहे, यू विल एंजॉय दिस। लिटरली बता रहा हूं, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, और जब आप सोचने के लिए मजबूर करेगा, बहुत मजा आएगा आपको, लिटरली बता रहा हूं। हाँ, उसके साथ साथ एग्जाम से ओरिएंटेड सवाल लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो हमें एक नॉलेज भी गेन होगी और एग्जाम भी क्लियर होगा। सिर्फ ऐसा ना हो कि हम बस हाइपोथेटिकल दुनिया में चीजों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलम नहीं चल रही है। बिना मैथमेटिक्स के हम लोग फिजिक्स नहीं समझ सकते, राइट। तो आपकी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी जाकर के आप यूनिवर्स को समझ पाएंगे। तो बहुत मस्त सी चीज है बेटा, ठीक है। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल। आज बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर सपोर्ट। हाँ, एंड प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, आई विल रीड योर कमेंट्स। एंड प्लीज आप में से कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा भी इमेच्योर है, प्लीज आप चैट को स्पॉइल मत करिएगा आफ्टर द क्लास, दिस इज माय रिक्वेस्ट। बेटा वो आप एक आज का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया ना, वो तेरे पास रहेगा 2 साल, समझ रहा। अगर आज मैं मूड खराब में पढ़ाता, कोई चीज मैं सोचता यार ये पढ़ेंगे नहीं, क्यों बता रहा हूं, इसको छोड़ देता हूं, तो वो हम 2 साल रहता भाई तेरे साथ, समझ रहा है। ये जो 1.5-2 घंटे हमारे हैं ना, इसमें बेस्ट आउटपुट आप ही लोग निकलवा सकते हैं, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से बताइएगा। अपन लोग मिलेंगे, अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बढ़ते रहिए और मचाते रहिए।